जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लासेस। कल की लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे अपना टॉपिक छोड़ा था, तो हमने बताया था आपको रामायण और महाभारत के बारे में। दो अपने जो बहुत बड़े महाकाव्य थे वो थे रामायण और महाभारत की हमने चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अपनी वैदिक काल की, जो कि आपका आता है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके वैदिक काल की चर्चा करेंगे। आज हम वैदिक काल की चर्चा करेंगे। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था कितना था, तो वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व चला था। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व चला था। और जो वैदिक काल था आपका दो भाग में बटा हुआ था। एक तो आपका ऋग्वैदिक काल में बटा था, एक उत्तर वैदिक काल में बटा हुआ था। ठीक है, तो एक वैदिक काल में बटा था, एक उत्तर वैदिक काल में बटा था। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको समझाई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा आपका काल आया था, फिर वैदिक काल आया था। तो एक चीज़ देखिए, सिंधु सभ्यता का समय कितना था, सिंधु का टाइम पीरियड कितना था, तो सिंधु का टाइम पीरियड था 2500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व था। 1750 ईसा पूर्व था। और आपका वैदिक काल का कितना है, तो वैदिक काल का आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो वो वैदिक काल का 1500 मानिए। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। तो आप एक चीज़ आप नोटिस करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जो 2500 ईसा पूर्व से चालू हुई थी और 1700 ईसा पूर्व तक चली थी, उसके बाद ये समाप्त हो गई थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका समाप्त होने का कारण क्या था, तो आप लोग जानते हो वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। बाढ़ होने के कारण ये जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका पतन हो गया था, ये पूरी तरह से समाप्त या नष्ट हो चुका था। फिर उसके बाद आई थी हमारी वैदिक काल, तो उसके बाद हमारा वैदिक काल की उत्पत्ति हुई। तो आप एक चीज़ देखिए, बीच में देखिए, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था, लेकिन बाद में इसके बाद हमारी ये वैदिक काल, तो वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। तो बीच का जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा 250 साल का, वो कहाँ चला गया, उसको हम क्या गिनेंगे, उसको हम क्या काउंट करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल की सभ्यता के बीच में जो आपका टाइम पीरियड आया है, जो गैप आया है, ये कोई गैप आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो 250 साल का जो गैप आया है उसको क्या बोला जाएगा, 250 साल जो गैप आया उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे संक्रमिक ट्रांजिशन पीरियड बोलेंगे या संक्रमण काल बोलेंगे। जैसे कि क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हो कि हम लोग के सामने, हम लोग प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल लेते हैं, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो 2020 में क्या हुआ था आपका 2020 में मार्च में क्या हुआ था आपका कोविड आ गया था। ठीक है, उसका 2-4 महीने आपका लॉकडाउन रहा था, फिर बाद में चीज़ें चालू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो बीच में जहाँ लॉकडाउन हुआ उस जगह क्या हुआ था, वो एक संक्रमण काल था। ठीक है, तो ऐसे ही देखा जाए तो क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता जब बार आई थी तो लोगों तब क्या हुआ, ये जो सभ्यता थी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो अब नई सभ्यता आने में टाइम लगा था, तो 250 साल हमारे ऐसे ही खराब चले गए, तो उसको मानेंगे संक्रमण काल। फिर उसके बाद फिर 1500 ईसा पूर्व में आपकी वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति हुई। अब ये बात आप समझ गए क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टाइम पीरियड था 2500 से 1750 ईसा पूर्व था, और वैदिक काल की जो हमारी सभ्यता थी वो 1500 से 1600 ईसा पूर्व है। और जो बीच में जो टाइम गैप, हमारा जो टाइम साल जो खराब हुआ है उसको संक्रमण काल या ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं अपनी वैदिक काल की। वैदिक काल हमारा क्यों बना, इसके बारे में पहले जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण था वैदिक काल का। तो वेदों की रचना के कारण इसका नाम वैदिक काल पड़ा। जो वेदों की रचना हुई थी उसके कारण इसका नाम पड़ा था वैदिक काल पड़ा। और फिर जो हमारी ये जो वैदिक काल था, इसका मेन जो जहाँ से मेन उत्पत्ति हुई थी वो कारण क्या था, वो कहाँ से लोग उत्पत्ति हुई थी, तो हमारे भारत में क्या है, आर्य लोग आए थे, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ये हमारा भारत का नक्शा है, मान लो नक्शा तो अच्छा बन जाओ। तो यहाँ मध्य एशिया है, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे हमारे भारत में। जो आर्य लोग जो थे वो लोग मतलब कि उनकी जो संस्कृत की भाषा थी, उनकी संस्कृत की भाषा ज़बरदस्त थी और बहुत ही अच्छा उनको ज्ञान था संस्कृत का। तो संस्कृत में जिनको संस्कृत का ज्ञान होता है, हम संस्कृत किसकी भाषा को मानते हैं, देवताओं की भाषा को हम संस्कृत मानते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आपके श्लोक होते हैं रामायण में होते हैं या महाभारत या जितने भी चले आते हैं जितने मंत्र वगैरह होते हैं, वो सब आपके किस में होते हैं, संस्कृत में होते हैं। जैसे तो सारी बात क्या है, ये वैदिक काल से संबंधित है। फिर तो जो आर्य लोग थे उन लोगों को, जब आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ और कुलीन मानते थे। वो कहते थे कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा संस्कृत आती है, लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं उन लोगों को नहीं आती, तभी इन लोगों को अनार्य मानते थे या निम्न जाति का मानते थे।
जो भारत के मूल निवासी थे उनको आर्य लोग अनार्य या निम्न जाति का मानते थे और खुद को अपने आप को क्या उच्च जाति या श्रेष्ठ कुलीन मानते थे आर्य लोग, ठीक है। फिर आर्य लोग जब यहाँ पे आए तो इन्होंने विस्तार किया, 2 जगह इन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आती है तो हमको सिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पे विस्तार कैसे हुआ, एक तो उत्तर भारत में विस्तार किया गया और एक दक्षिण भारत में विस्तार किया गया भाषा को सिखाने के लिए। लेकिन अब आप चीज़ सुनिए, पहले हम ये बता देते हैं उत्तर में किसने सिखाया था और दक्षिण में किसने सिखाया था। तो आपका जो उत्तर में थे वो राजा विदय थे। उत्तर में किसने सिखाया, राजा विदय का एक पंडित था, पंडित शॉर्टकट में पंडित, राजा विदय का एक पंडित था, उसका नाम था गौतम राहुगर, उसका नाम था गौतम राहुगर। और फिर जो ये आपका दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का आपका किसने किया था, तो दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि ने किया था, अगस्त ऋषि ने किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वैदिक काल में उत्तरी एरिया का विस्तार किस व्यक्ति ने या किस राजा ने किसने किया था, किसी व्यक्ति ने किया था, तो आप बोलोगे गौतम राहुगर ने किया था। किसने किया था, पंडित गौतम राहुगर ने किया था विस्तार। संस्कृत का विस्तार किसने किया था, गौतम राहुगर ने किया था। फिर अगर आपसे दक्षिण पूछा जाए तो आप बोलोगे अगस्त ऋषि ने किया था, अगस्त ऋषि ने किया था। अब एक चीज़ और सुनो, अभी हम सपोज करिए आपको बिना लालच के कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या था, जब ये लोग मध्य एशिया से जब आर्य लोग आए थे तो आर्य ने देखा कि ये भारत में जितने निवासी हैं इन लोगों को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, इनको हम संस्कृत सिखाते हैं। लेकिन आज जो भारत वाले थे, हम बोले कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्यों संस्कृत सीखें, हमारा कोई मतलब नहीं संस्कृत से। तो आपने बचपन में या पहले जब भी आपने देखा होगा रामायण या महाभारत, तो क्या करता था, कोई ना जो लोग हुआ करते थे धनुष उठा के और कुछ मंत्र फूंक देते थे, ओम शिवा जो भी बोलना था बोल देते और फेंक देते थे। फिर वो धनुष जहाँ पे लगता था वो सोना चांदी जो भी बन जाता था। तो ऐसे आर्य ने किसको देखा, गौतम राहुगर को देखा, गौतम राहुगर को ये करते हुए देखा यहाँ के लोगों ने। तो उनके मन में क्या हुआ, इच्छा जगी, लालसा जगी, लालच जगा। लालच ही तो होता है जो हमको किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका लालच ही तो है इंग्लिश सीखना या हिंदी सीखना या मैथ सीखना। लालच नहीं होता तो आप सीखते हैं मैथ, बिल्कुल नहीं सीखते। तो भैया इनके मन में लालच है, या ये गौतम राहुगर है, ये मंत्र मारता फूंकता है और जो चीज़ पर तीर लगता है वो सोना चांदी हो जाता है। तब इसने कहा कि यार अगर हम लोग भी सीख लेंगे ना तो हो सकता है हम भी मंत्र मारेंगे तो हमारा भी सोना चांदी बन जाया करेगा। तो वो लालच था, वही लालच ये जो भारत के निवासी थे इनको खींच के लाए गौतम राहुगर इनके गौतम के पास, ठीक है। तो हुआ क्या, बात क्या चली, तो गौतम राहुगर धीमे धीमे क्या कर रहे थे, ये पूरी एरिया में विस्तार कर रहे थे, धीमे धीमे से ऐसे विस्तार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक ज्वाला बनाई, मुंह से गोला बनाया, अपना मंत्र मार के मुंह से गोला बनाया और वो धनकता हुआ गोला उनके मुंह के पास से निकल रहा था, ठीक है। अब ये जा रहे थे पटना, मतलब ये विस्तार ऐसे करते करते जा रहे थे धीमे धीमे। तो क्या हुआ, पटना के पास आप जानते हो गंडक नदी पड़ती है। पटना के पास आपकी कौन सी नदी पड़ती है, बताइए फटाफट। तो गंडक नदी पार करके जा रहे थे धीमे धीमे, लेकिन जैसे पटना पहुंचने वाले थे तो आप जानते हो पटना में भी गंगा बहती है, तो उनका जो गोला था मुंह का वो धड़ाक से वहीं पे गिर गया। अब वो गिर गया उनका गोला। अब जो गौतम राहुगर ने फिर पटना में जो गंगा है उसको अछूतों की गंगा बोल दिया गया। आपके अथर्ववेद में भी बोला गया है पाटलिपुत्र या पटना को अछूतों की गंगा बोला गया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल के गया, गौतम राहुगर बोल के गया है, गौतम राहुगर बोल के गए बात कि गंगा जो है पटना की वो अछूतों की गंगा। ये इसकी चर्चा आपके अथर्ववेद में भी है, ठीक है। फिर ये वहां से वापस चल दिए। तो इसी प्रकार जो गंगा को जो पटना की गंगा वो अछूतों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और वहाँ का जो जल है गंगा का उसको अपवित्र माना जाता है, पवित्र नहीं माना जाता, अपवित्र माना जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपका दक्षिण भारत में किसने किया था, तो दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने विस्तार किया था, ये आर्य समाज मतलब संस्कृत का। और तुम्हारा उत्तर की बात करें तो गौतम राहुगर ने किया था। अब एक बात और आती है आपकी, वो भी समझिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें क्या था, कृषि था, कृषि के साथ क्या था, व्यवसाय था, कृषि के साथ क्या था, व्यवसाय चलता था। तो सिंधु घाटी में क्या था, कृषि
प्लस व्यवसाय, व्यवसाय ऐसे लिखते हैं, समझ जाना आप लोग, व्यवसाय, कृषि प्लस व्यवसाय था। लेकिन वैदिक काल के अंदर क्या था, वैदिक, इसमें क्या था, इसमें कृषि तो था लेकिन कृषि के साथ क्या था, पशुपालन था, पशुपालन। और यहाँ पे कौन सी पशुपालन में कौन सी गाय, कौन सा पशु पाला जाता था, वो गाय था, गाय था। यहाँ पे कौन सा था, गाय था, गाय। और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे अगर एक जानवर पाया गया था तो कौन सा था, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला, अरे का क्यों लिख गया, एक सींग वाला जानवर। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता में एक सींग वाला जानवर था, लेकिन वैदिक काल में गाय को बहुत ही पवित्र माना गया था, गाय की पूजा उजा की जाती थी। और एक बात और है, जो वैदिक काल में जो लोग रहते थे, जिनके पास गाय ज़्यादा होती थी, उनको क्या माना जाता है, उनको बहुत ही अमीर माना जाता था, और जिनके पास गाय कम होती थी उनको निम्न वर्ग का माना जाता था, ठीक है। तो जिनके पास गाय अधिक हुआ करती थी तो उनको ये लोग बोलते थे ऊंची जाति, मतलब बहुत ही, जैसे कि आज के टाइम देखते हैं कि जिसके पास पैसा होता है उसको बोलते हैं अरे ये तो बहुत अमीर है। तो उस टाइम भी ये कंडीशन थी, जिनके पास गाय थी तो उनको बहुत अमीर माना जाता था। और इस समय एक चीज़ और थी, अगर किसी व्यक्ति की अगर गाय गुम हो जाती थी, मतलब वैदिक काल में, या किसी भी व्यक्ति की अगर गाय गुम हो जाती थी तो राजा का कार्य था, वो राजा का काम था कि उसकी गाय ढूंढ के लाए, उसकी गाय, उस व्यक्ति की गाय वो ढूंढ के लाए, राजा उसकी गाय ढूंढ के लेके आए। तो उसको, उसका भी एक नाम दिया गया था, उसको बोलते थे गवष्टी, उसको बोलते थे गवष्टी। उसका एक शब्द, शाब्दिक अर्थ, मतलब एक शब्द बनाया गया था, उसको बोलते थे गवष्टी। मतलब कि जिस व्यक्ति की अगर गाय वाय खो जाती है तो उसको उसकी गाय राजा ढूंढ के ला के देंगे उसको, तो उसको बोलेंगे गवष्टी। ये बात आप समझ गए आप। तो दोस्तों, जब आपके मध्य एशिया से क्यों आए थे, आर्य वगैरह आए थे, तो मैंने आपको दो चीज़ बता दी, एक तो उत्तर में और दक्षिण में इन्होंने विस्तार किया था, ठीक है। और जो इनका जो कबीला था, भारत में कबीला था, आर्यों का कबीला कहाँ था, भारत में कबीला था, सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा में आके लोग बस गए थे, ठीक है। हालांकि दिखा तो ऐसा दिया गया, लेकिन पंजाब और हरियाणा में आके ये लोग बस गए थे। यहाँ पे 7 नदियाँ हैं, ठीक है, और 2 नदियाँ आपकी रावी, और ये रावी नदी, और एक और नदी है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। 2 नदियाँ मिला के उसको तभी बोला गया सप्त सैंधव, 7 मतलब 7 नदियों मिला के बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में आके लोग बस गए थे। और इसी में ही ऋग्वेद में ही एक बात हुई थी। ऋग्वेद के जो 7वां मंडल था, ऋग्वेद का जो 7वें मंडल था, उसमें दशराज युद्ध की चर्चा भी की गई है। इसमें क्या हुआ था कि आपके जो आर्य थे और जो ये मूल निवासी जो भारतीय थे, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आर्य लोग थे वो लोग जीत गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपने कबीले बना लिए थे, अपने रहने के लिए कबीले बना लिए थे आर्यों ने। ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को। हुआ क्या था, जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से, वो लोग पंजाब और हरियाणा में सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाने लग गए थे, क्योंकि 7 नदियाँ थी इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाने लग गए थे। और फिर क्या बात आई, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा की गई, क्योंकि इसमें आर्य और जो भारत के निवासी थे, इनके बीच में लड़ाई चली थी, युद्ध चला था, और आर्य लोग जीत गए थे। इसमें आर्य लोग वो लोग जीत गए थे। जब यहाँ पे जब आर्य लोग भारतीय लोगों से जीत गए थे, तो हुआ क्या, तब यहाँ पे जो जाति का निर्धारण होता था, जाति का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग होता है, कर्म के अनुसार, जैसा आपका काम होगा उसके अकॉर्डिंग आपका निर्धारण किया जाएगा। अब हम जाते हैं कैसे कैसे भाग में बांटा गया, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो आर्य लोग थे, इन लोगों ने जाति का निर्धारण किया था, लेकिन जो आपका ऋग्वैदिक काल था, उसमें जाति का निर्धारण कैसे हुआ था, आपके कर्म के अनुसार, जैसा आप कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा। कर्म, आपके कर्म में अगर जैसा आपका काम होगा उस पर डिपेंड होगा। तो ये आर्य लोगों ने किया था, किसमें, ऋग्वैदिक काल के समय आर्यों ने जो ये आपका डिवाइड किया था। एक मिनट में मार्कर कहाँ है। तो आर्य के समय जाति का निर्धारण कर्म के अनुसार किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। अभी आपको वैदिक काल समझाऊंगा। वैदिक काल में जैसे कि मैंने बताया था, एक आपका वैदिक में बटा था, एक उत्तर वैदिक में बटा था। तो ऋग्वैदिक में क्या था, आपकी जो जाति का जो बंटवारा था वो आपके कर्म के अनुसार था, और उत्तर वैदिक काल में वंश के अनुसार चलता था, वंश के अनुसार चलता था। आप समझिए, अभी दोनों एक ही में समझ लीजिएगा। देखो, भगवान गॉड इज ग्रेट, भगवान तो सबको देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, ब्राह्मण, अब एक होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो सबसे ऐसा कार्य जो सबके लिए हेल्पफुल होता था, तो वो ब्राह्मण के अंदर आता था, ठीक है। जैसे मान लो कि आप पढ़ लिख के एक दिन क्या हुआ, आप एक पढ़ लिख के एक दिन टीचर बन गए, तो आप किस में चले जाओगे, ब्राह्मण में चले जाओगे। और आपका ही भाई
एक आर्मी में हो जाए, आपका ही भाई आर्मी में सेलेक्ट हो जाए तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। आर्मी में हो गया तो लोगों की सेवा कराए, तो अच्छा करा लोगों की, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, ठीक है। फिर आपका एक छोटा भाई और है, वो घर पे दुकान, कपड़े की दुकान खोल के बैठ गया, तो वो क्या कराएगा, वैश्य कहलाएगा। लेकिन आपकी माता यहाँ पे क्या है, सेविका है, आपकी माता आपको खाना बना के खिलाती है, तो वो शूद्र कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो निर्धारण था, ये निर्धारण आपका आर्यों के अकॉर्डिंग था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन फिर जब आया आपका उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण था वंश के आधार पर था। अगर इनके पिता ब्राह्मण है तो आगे चल के इनकी कुल जाति ब्राह्मण ही रहेगी। अगर ये लोग ये कार्य कर रहे हैं तो एक ही काम करेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर सपोज कोई बनिया है, ठीक है, और अगली जो उसका वंश आएगा तो बनिया ही कहलाएगा। उनके कार्य से नहीं इनको माना जाएगा, उनकी जाति से उनको माना जाएगा। कोई ठाकुर है तो ठाकुर के नाम से जाना जाएगा, वंश के नाम से जाना। तो उत्तर वैदिक काल में वंश के नाम से था और ऋग वैदिक काल में आपके कर्म के अनुसार था, कर्म के अनुसार था। तो ये बात अब आप समझ गए होंगे। एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बढ़ते हैं आगे। तो अभी मैंने आपको बताया था वैदिक काल, मैंने बताया था दो भाग में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो ऋग वैदिक काल का टाइम पे था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल का था 1000 से 600 ईसा पूर्व था। एक बात और भी बताई मैंने, ऋग वैदिक काल में क्या था, जाति का जो निर्धारण था कैसे था, उसके कर्म के अनुसार था, उसके जैसे कार्य थे उसके अकॉर्डिंग था। और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर उसको निर्धारण किया गया था। तो अब हम चर्चा करते हैं आगे बताते हैं आपको। इनमें 3 प्रकार की समिति होती थी, उनकी अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपका वैदिक काल में 3 प्रकार के संगठन हुआ करते थे। 3 प्रकार के संगठन कौन कौन होते थे ये जान लेते हैं। तो एक था आपका सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा में क्या, सभा में लोग कैसे लोग भाग लेते थे इस संगठन में, तो जो लोग नॉर्मल या साधारण लोग थे वो लोग इसमें भाग लेते थे, ठीक है। और इस सभा की जो चर्चा कितने बार की गई, तो सभा की चर्चा अब तक 8 बार की गई। तो सभा की चर्चा अब तक 8 बार की गई। फिर आती है आपकी समिति। समिति में क्या, समिति में कैसे लोग भाग लेते थे, जो लोग पूरी तरह से सम्रांत थे, जो पूरी तरह से परिपक्व, जो पूरी तरह सम्रांत थे, हर चीज़ से सम्रांत थे, मतलब उच्च जाति में और उच्च वर्ग के जो लोग थे, सम्रांत थे प्लस उच्च थे, सम्रांत और उच्च थे, ठीक है। जो उच्च जाति के थे प्लस सम्रांत थे। और इसकी चर्चा कितनी बार की गई थी, तो 9 बार चर्चा की गई थी समिति की। फिर आपका था विदय। विदय एक सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें 122 बार चर्चा की गई थी। विदय की चर्चा 122 बार की गई थी। और इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह कौन सी संगठन है जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती हैं, तो वह संगठन आपका कौन सा है जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती, समिति। समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी संगठन था जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, तो महिलाएं आपका भाग सभा और विदत में ले सकती थी। सभा और विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी, समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, ठीक है। सभा और विदय में महिलाएं भाग ले सकती थी और समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, ठीक है। फिर आता है सभा। सभा में कौन से लोग भाग लेते थे, जो लोग साधारण थे, और इसकी चर्चा 8 बार की गई थी। फिर आपका था समिति। समिति में सम्रांत और उच्च लोग